हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है ये लेक्चर नंबर हमारा 5th है फिजिक्स की 11th क्लास का, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड। राइट। आज का जो टॉपिक है हमारा फिजिक्स इन रिलेशंस टू सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। ये लेक्चर मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। मेरा नाम है संजय मंडोत्रा। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल टेक्निकल मंडोत्रा जी। देन यू हैव टू प्रेस बेल आइकन। फिर आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, जब वीडियो को अपलोड करूं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर क्या है आपका, फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी। ओके जी, आपके बुक के जो आपकी रेफरेंस बुक है उसके आपके मैंने यहाँ पे पेजेस यूज़ किए हुए हैं, ताकि अगर आप बुक को रेफ़र करते हैं तो आपको वहाँ से भी हेल्प हो जाए। ओके फाइन, देखो फिजिक्स सोसाइटी के साथ किस तरह से रिलेटेड है। फिजिक्स पूरी तरह से जो आपकी सोसाइटी है उसके साथ आपकी रिलेटेड होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके टेलीफोन्स, टेलीग्राफ, टेलेक्स, जितनी भी सारी जी चीज़ें हैं, है ना, जितनी भी सारी जी चीज़ें हैं, ट्रांसमिशन से लेके आपके मोबाइल तक, सारी की सारी किसकी वजह से है, आपकी फिजिक्स की वजह से है। आप इन चीज़ों को पढ़ोगे भी आने वाले टाइम पे। राइट। तो सोसाइटी के साथ इस तरह से रिलेटेड है ना, ये सारी चीज़ें, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलेक्स, ये सारी चीज़ें कौन यूज़ करते हैं, सोसाइटी यूज़ करती है ना इसके लिए। इस तरह से आपकी ये सोसाइटी के साथ रिलेटेड है आपकी फिजिक्स। और द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट्स हैव रेवोल्यूशनाइज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन। पता है ना, कम्युनिकेशन आपकी क्या होगी है, रेवोल्यूशनाइज्ड होगी है। आप टेलीविज़न से, रेडियो के ऊपर डायरेक्टली चीज़ें देख पाते हो। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये फिजिक्स के जो बेसिक्स लॉज हैं उनकी मदद से जो आपकी डेवलपमेंट हुई उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एडवांसेस इन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, लेजर्स हैव ग्रेटली इनरिच्ड द सोसाइटी। इन चीज़ों ने भी आपकी सोसाइटी को क्या कर दिया, इनरिच्ड कर दिया। क्या है ना, जैसे कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। अगर कंप्यूटर्स नहीं होते तो भाई आप अपने जो लेक्चर्स देख रहे हो लाइव तो कैसे देख पाते, है ना। तो कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है फिजिक्स की वजह से। आप क्या कर रहे हो, ये सोसाइटी को डायरेक्टली क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। इट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी। बात समझ आ रही है। ट्रांसपोर्ट्स कितने फास्ट हो चुके हैं, रैपिड, है ना, रैपिड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। ये सारी चीज़ें, ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, किसके लॉ के ऊपर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल लॉस। इसलिए फिजिक्स आपकी रिलेटेड है सोसाइटी के साथ। ये सारी आप अपने एंड से इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, अपने से एग्जाम्पल्स भी एडप्ट कर सकते हो। फाइन, इस तरह से आपकी जो है सोसाइटी के साथ फिजिक्स रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिक्स इन रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने दो टॉपिक्स ऐड किए हुए हैं। फिजिक्स इज रिलेटेड टू आपकी एक इसके साथ होती है, आपकी किसके साथ है, सोसाइटी के साथ है। एंड वन इज योर विद टेक्नोलॉजी, वन इज विद योर टेक्नोलॉजी। ये सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए मैं यहाँ पे पेजेस यूज कर लेता हूँ, है ना। स्टार्टिंग में मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी हुई थी, जहाँ जहाँ पे खुद से मटेरियल ऐड करना होता है वहाँ खुद लिख लेता हूँ, और जहाँ पे सिंपल थ्योरी होती है वहाँ पे मैं पेज भी यूज कर लेता हूँ। फाइन, तो नेक्स्ट क्या है आपका, फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या है, देखो जो फिजिक्स के अंदर, ध्यान से सुनना, जो आपकी फिजिक्स है, फिजिक्स आपकी क्या देती है, बेसिक्स लॉ देती है। फिजिक्स आपकी क्या देती है, बेसिक्स, प्रिंसिपल्स या लॉज दे देती है। जहाँ तो प्रिंसिपल देगी, जहाँ क्या देगी, लॉज के बारे में बात करेगी। अब इन लॉज या प्रिंसिपल्स को आप क्या करो, एक्चुअल लाइफ में इंप्लीमेंट कर दो। आप इन प्रिंसिपल्स को और लॉज को एक्चुअल लाइफ में इंप्लीमेंट कर दो। जब इनको एक्चुअल लाइफ में इंप्लीमेंट कर देते हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक किस्म की क्या है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ, ये बेसिकली क्या है, ये एप्लीकेशन है प्रिंसिपल्स की या लॉज ऑफ फिजिक्स। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए,
तो ये आपको क्या दे देती है, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, टेक्नोलॉजी। ओके, देखो इसको मैं शॉर्ट हैंड में लिखता हूँ, साथ साथ में बोलता रहता हूँ, तो आई होप आपको समझ आती होगी मैं क्या लिख रहा हूँ। फाइन, अगर जो मैं लिख रहा हूँ नहीं पता चलता है तो आप मुझे पूछ लेना, फिर मैं इसको अच्छे से लिखा करूँगा, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस समझाने की तरफ होता है, इसलिए मैं सही से शॉर्ट हैंड में चीज़ें लिखता हूँ। ओके, देखो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी आपकी क्या है, एप्लीकेशन है, जो कि मैंने अभी भी समझाया। एप्लीकेशन का मतलब क्या, कैसे यूज़ करना है कोई चीज़ को, कैसे इंप्लीमेंट करना है कोई चीज़ को। तो टेक्नोलॉजी क्या है, एप्लीकेशन है। किसकी एप्लीकेशन है बताओ मुझे, इट इज़ ए एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स या लॉज ऑफ फिजिक्स। देखो क्या है, टेक्नोलॉजी इज ए एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, किसके लिए, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, है ना। एक्चुअल लाइफ में जब हम फिजिक्स के लॉज या प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि प्रैक्टिकली उनको यूज कर सकें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। बात क्लियर होगी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन प्लेड की रोल इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड इन 18th सेंचुरी वाज डेवलप्ड ऑन द बेस्ड ऑफ, ये किसके ऊपर काम करता है, इट इज बेस्ड ऑन थर्मोडाइनमिक। जो आपका स्टीम इंजन है, और पता है बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी के बेस के ऊपर सारे के सारे फिर उसके बाद इंजन बनना शुरू हो गए। तो स्टीम इंजन 18th सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट रूप में सामने आया आपके इंग्लैंड में, जो कि 18th सेंचुरी में था, और ये किसके लॉ के ऊपर बेस्ड था, आपके थर्मोडायनेमिक लॉ या थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था। समझ आ गई बात, क्लियर हो गई है बातें। देखो मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा फिर मैं टेक्निकल वर्ड भी यूज़ करना शुरू कर दूंगा। बात समझ गए। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल को आपने याद नहीं करना है, एक बार गो थ्रू कर लेना है। मैं ऐसे ही आपके लिए ये लेकर आ गया हूँ ताकि आपको एक बार बता दूँ ये चीज़ें हैं, आपने इनको याद नहीं करना है। एग्जाम में ये पूछेंगे नहीं डायरेक्टली, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें मे भी किसी का नाम पूछ ले, वो भी आपके ये वाले एग्जाम में नहीं होंगे। नीट वगैरह जो एग्जाम होते हैं, जेई मेंस, एडवांस, ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि ये किस कहाँ पे या किसके ऊपर बेस्ड है। फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए इनके बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अगर आप रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो कि कौन सी चीज़ किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। ठीक है, एज ए साइंस स्टूडेंट्स आपको फिर भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। जैसे कौन सी टेक्नोलॉजी, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे इसको लेके तो बैठ के क्रैम मत करना शुरू कर देना, आप गो थ्रू कर सकते हो, महीने में एक बार देख लो इसको, वो ठीक है। ऐसा नहीं हो कि 2-3 दिन लेकर बैठ के और याद कर रहे हो इनको बैठ के, ऐसा नहीं करना है। और क्या है, रॉकेट प्रोपल्यूशन, है ना। रॉकेट जब उड़ता है ना, लॉन्च किया जाता है, उसके नीचे से है ना ऐसे निकलती है, आग सी निकलती है। क्यों निकलती है, कैसे रॉकेट लॉन्च होता है, कैसे ऊपर जाता है, ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा जब टॉपिक आएगा। लेकिन ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। आपका यूनिट है ये, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड होता है। एरोप्लेन की बात करें, ये तो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एरोप्लेन किसकी वजह से उड़ता है, इट इज बेस्ड ऑन बर्नोलियस थ्योरम, बर्नोलियस प्रिंसिपल है उसके ऊपर ये बेस्ड है। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एरोप्लेन्स जब चलते हैं तो कैसे उड़ते हैं, ठीक है, इनको मैं समझाऊंगा। फाइन, सोनर, रिफ्लेक्शंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये आपने शायद पढ़ा भी होगा 9th में। ओके, और ऑप्टिकल फाइबर्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर पढ़ेंगे हम ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर्स आप सुन रहे होगे, अभी सुन रहे हो ना। आपके एक तो भाई आप अभी तो हमारे यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स यूज हो रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स आपकी यूज हो रही हैं किसके लिए, कम्युनिकेशंस के लिए। कम्युनिकेशन क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर ऐसी फाइबर है, ये किसके ऊपर कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, ये लाइट के प्रिंसिपल, है ना भाई, लाइट। इसके अंदर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन, ऐसे आज तक तो जो आपके घर में इंफॉर्मेशन आती है आपके मोबाइल में, अगर आपने ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हो घर में इंटरनेट के लिए, तो उसमें जो सिग्नल आता है, जो आपको सिग्नल आता है वो किसकी, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में आता है। अब ये जो ऑप्टिक है ना, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। जो ऑप्टिक की अगर बात करनी हो, इसके अंदर जो सिग्नल आता है ना, ये किस फॉर्म में आता है, लाइट की फॉर्म में। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं आएगा उसके अंदर, वो कौन सी फॉर्म में आता है, लाइट की फॉर्म में आता है। और ये ऑप्टिकल फाइबर जो होती हैं, ऑप्टिक फाइबर जो होती हैं, कौन से प्रिंसिपल पे काम करती हैं, एक तो आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा,
एक होती है आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि हम 12th में पढ़ेंगे। ओके फाइन। तो ये आपकी इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर सॉरी ऑप्टिक फाइबर्स क्या करती हैं, वेरी हाई स्पीड में डाटा भेजती हैं, एक तो वेरी हाई स्पीड में डाटा को ट्रांसमिट करती हैं पहली बात, और यहाँ पे लॉसेस क्या होते हैं, हर चीज़ के कम होते हैं। जो लॉस होता है डाटा का, रास्ते में चीज़ें खराब हो जाती हैं, इसमें लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे, इसलिए महंगी भी होती है। फाइन। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए ये मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे कौन कौन से प्रिंसिपल पे कौन कौन सी चीज़ काम करती है। अगर मैं जनरेटर की बात करूं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इट इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 12th में आपका ये यूनिट है पूरा। तो जो जनरेटर होते हैं वो किसके ऊपर काम करते हैं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं सब डिस्कस नहीं करूंगा, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है ना, लाइट जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, इट इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर, कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे होती है ये, आई होप आपको ये पता होगा, आपने 10th में इसको पढ़ा होगा कि कैसे आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर नहीं पता है, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं, चलो बाकी सारी चीजें आप खुद अपने एंड से रीड कर लेना। चलो आज ये चीज शुरू हुई है तो मैं कुछ थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता ही देता हूँ। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है ना, आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसके बारे में आज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपको नहीं भी पता है इन चीजों के बारे में तो मैं फिर से हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। देखो, एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, एक होती है, एक सेकेंड ध्यान से देखें, ओके फाइन। मैंने क्या बोला, एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है 1/2 mv²। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। मे भी आपको इनका फार्मूला पता होगा, मे भी आपको इनका फार्मूला नहीं पता होगा। चलो मैंने आपको बता दिया ये फार्मूला कहां से आया कहां से नहीं आया, ये हम डिराइव करेंगे जब हमारा यूनिट शुरू होगा। अब देखो क्या तरीका होता है इन चीजों को पढ़ने का। देखो, इस फार्मूले को देख के मुझे क्या समझ आ रही है, ये देखो, मान लो मेरे पास कोई चीज है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स का जो मास है ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज तो नहीं होगा मास कभी भी। मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास कभी भी चेंज नहीं होगा। आप इसके अंदर देखो, यहाँ पे भी मास है, इस चीज में देखो यहाँ पे भी एक क्या है, आपका मास है, ओके। मास दोनों का, इसका अगर मैं इसकी केस में बात करूं चाहे इस केस में बात करूं, मास आपका क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मींस टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी। याद रखना, यहाँ पे m क्या है, m इज योर मास, m इज योर मास, एंड व्हाट इज v, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको पता चले, एंड व्हाट इज v, v इज योर वेलोसिटी, व्हाट इज v, v इज योर वेलोसिटी। यहाँ पे m क्या है, मास, और h क्या है, यहाँ पे हाइट, h क्या है आपकी हाइट, एंड g क्या है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से समझना इसको। यहां से जो g है, g आपकी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं इसको अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करूं, मींस अर्थ लेवल पे बात करूं, तो आपकी जो g की वैल्यू है, एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह में चले जाओ, एक पर्टिकुलर प्लेस पे चले जाओ, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। प्लेस टू प्लेस इट वेरीज, जगह अगर आप जगह बदलोगे, आज आप यहाँ पे हो, बाद में आप कश्मीर में, आज आप जम्मू में हो, जम्मू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगी, कश्मीर में अलग होगी। क्यों होती है वो जो ग्रेविटी चैप्टर पढ़ेंगे तब समझा दूंगा। फिलहाल के लिए एक पर्टिकुलर जगह के लिए आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है।
मीन्स मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज डिपेंडिंग ओनली अपॉन योर वेलोसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडिंग अपॉन हाइट। दो किस्म की एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी जो होती है वो बेसिकली किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दो चीजें होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी हाइट के ऊपर। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ध्यान से सुना क्या बोला मैंने, देखो फिर से मैंने बोला जितनी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एक बार फिर से देखो, मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। जितनी ज्यादा हाइट, मैंने क्या बोला, जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा क्या, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा क्या, काइनेटिक एनर्जी, एंड वाइस वर्सा भी सही है। मीन्स जितनी कम हाइट उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी और जितनी कम वेलोसिटी उतनी ही कम आपकी क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्यों बता रहा हूं ये मैं, देखो अब देखना मजेदार एग्जांपल इसकी क्या है। फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, ग्राउंड है। अब कोई चीज इस ग्राउंड के ऊपर पड़ी हुई है, कोई चीज इस ग्राउंड के ऊपर पड़ी हुई है, मुझे तुम लोग बताओ इस चीज की काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मैं पूछूं आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। मीन्स इसकी हाइट अर्थ लेवल से कितनी है, हाइट कितनी है, 0 है। जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है कितनी हो जाएगी, 0। अब देखो मैं एग्जांपल क्या दे रहा हूं आपको, कोई यहाँ पे स्टोन पड़ा हुआ है, ये पत्थर है, इस पत्थर को जैसे ही आप ऊपर की तरफ फेंकोगे, ये पत्थर को जब आप ऊपर की तरफ फेंकोगे, जैसे इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे होगे तो भाई इस पत्थर के पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी और हाइट भी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। अब देखो कोई भी चीज जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हो ना, ध्यान से सुनना, जब कोई भी चीज आप ऊपर की तरफ फेंकते हो ना, इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। एक टाइम ऐसे आता है इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है और वहां पे जाके ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे ही वेलोसिटी 0 हो जाती है, रुकने के बाद ये फिर से क्या होने लगती है, ग्रेविटी के कारण नीचे आने लगती है। और जब ये नीचे आ रही होती है इसकी वेलोसिटी फिर से क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। फिर से इसकी वेलोसिटी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। क्यों होता है ऐसा, ये तो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए ये आपको पता भी होगा। आपने देखा होगा जितनी ज्यादा हाइट से कोई चीज को नीचे फेंको उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से वो नीचे आके नीचे गिरती है। बात समझ रहे होगे। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे कोई चीज नीचे आती जाती है उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो जब कोई चीज नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब कोई चीज ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जे इंक्रीज और डिक्रीज का मैंने सिंबल डाल दिया। इतनी बात आपको क्लियर होगी फाइन। अब मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था जब भी कोई चीज आप क्या करोगे, ऊपर की तरफ फेंक रहे होगे, जब से ही कोई आपने चीज ऊपर की तरफ फेंकी, ये चीज आपने क्या की थी, है ना, ये जो चीज है, जो आपका स्टोन है, जो ऊपर की तरफ आपने फेंका था, जैसे जी ऊपर जाने लगा इसकी हाइट क्या होने लगी, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी और वेलोसिटी क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। तो हाइट इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जैसे कोई चीज ऊपर जा रही होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। क्यों इंक्रीज होने लगती है, अभी बताओ मुझे, क्यों इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी देखो क्यों इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि विद इंक्रीज इन हाइट आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है आपकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मींस काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी।
काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझ गए हो क्या बात? ठीक है। अगर नहीं भी जिसको समझ आ रही है कोई बात नहीं, उसके फिर मीन्स 10th में और 9th में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए होंगे, कोई बात नहीं, जब हम ये यूनिट शुरू करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जिनको इन चीज़ों की नॉलेज है वो समझ रहे होंगे। ओके, दूसरी बात, ये तो ऊपर जाने की बात हो रही थी। अब कोई चीज़ जब नीचे, वही पत्थर जब नीचे आ रहा होगा, कोई चीज़ देखो नीचे आ रही है तो हाइट क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, और वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज होती जा रही होगी। वेलोसिटी क्या होती जा रही होगी, इंक्रीज। जब हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है, हाइट कम होने का मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी आपकी, कम हो रही होगी। और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है आपकी, एक सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी आपकी, इंक्रीज हो रही होगी जब कोई चीज क्या हो रही होती है, नीचे आ रही होती है। क्या ये बात समझ आ गई सभी को? मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, मैंने क्या बोला, जब भी कोई आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकने के कारण क्या होता है, हाइट आपकी इंक्रीज हो रही होती है, इसके कारण आपका पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। और जब कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही होती है, वेलोसिटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब देखो, जब कोई चीज, वही चीज जब नीचे आ रही होती है तो हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। भी कोई चीज नीचे आ रही है, धीरे धीरे हाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। तो हाइट कम होती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाएगी। और कोई चीज नीचे आ रही होती है, मैंने अभी अभी बताया था, वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे ये, कि अब जब चीज नीचे आ रही थी, जैसे ही उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया, जैसे ही उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया, मेरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये क्वेश्चन है मेरा। आप क्या इसको आंसर कर पा रहे हो? आप बोलोगे सर देखो, जैसे ही इसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो हाइट कितनी होगी, 0। जैसे ही इसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया आपकी हाइट कितनी होगी, 0। और ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद ये पत्थर जो नीचे आ रहा था ये रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है आपकी, 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। मीन्स आपके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब पत्थर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। मीन्स जब ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगा, हाइट भी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, दोनों चीजें 0 हो जाएंगी। क्या ये आंसर सही है? मैं बोलूंगा यस, ऐसा ही होगा। काइनेटिक एनर्जी भी आपकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी 0 हो जाती है। अब यहां तक मैं इस चीज को छोड़ रहा हूं, मैं एक और टॉपिक अब आपको पढ़ाऊंगा। फिर ये चीज याद रखना, आप बार बार वीडियो को रिपीट करना, इसको चीजों को समझना, जो आज मैंने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी समझाया। फिर उसके बाद मैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाऊंगा ना, आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में जो न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, सेकंड नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें जो मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके अंदर आपको एक चीज सीखने को मिलेगी। वैसे तो आपने 9th में पढ़ी होगी, 10th में भी पढ़ी होगी, तो मैं वो ये मान के चलता हूँ कि आपको याद नहीं है, तो मैं खुद पढ़ाऊंगा वो चीज़, फिर आपको यहाँ पे फिर से वापस लेके आऊँगा मैं। फिर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आपको उसका आंसर करना होगा। अप टू देन यू हैव टू माइंड दिस थिंग्स, आपको इन चीज़ों को याद रखना है। ओके फाइन, इस वीडियो को फिर से रिपीट करना, मुझे पता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इस चीज़ को समझने में। यहाँ से लेके यहाँ तक लेक्चर को, यहाँ से शुरू किया था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको लेक्चर को फिर से रिपीट करके 2 बार देख लेना। अब बेसिकली कहानी कहाँ से शुरू की थी, अब देखो मैंने बेसिकली कहानी शुरू हुई थी आपकी, आज मैंने ये बताना क्यों शुरू कर दिया, ये इसलिए किया, वो समझो। आज देखो डैम कैसे काम करते हैं, आपके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है ये कैसे काम करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम करते हैं आपके पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से। कैसे, देखो
हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर क्या बना देते हैं, डैम बना देते हैं। उसके अंदर क्या ये रख देते हैं, वाटर रख देते हैं। वाटर इतनी ज़्यादा हाइट पे चला जाता है कि उसके अंदर भाई जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अभी अभी सिखा रहा था, कितनी बार सिखाया। तो इतनी ज़्यादा वो उसकी हाइट हो जाती है ना, उसकी इतनी ज़्यादा हाइट हो जाती है कि उस पानी के अंदर क्या स्टोर हो जाता है, हाई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। हाई पोटेंशियल एनर्जी आपकी उसके अंदर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। फिर उसको इस डैम के अंदर एक हमने क्या किया होता है, होल किया होता है। होल से हमने क्या कनेक्ट की होती है, पाइप। क्या कनेक्ट की होती है, एक पाइप कनेक्ट की होती है। इस पाइप को हमने किसके साथ लगाया होता है, जनरेटर के साथ। किसके साथ, जनरेटर के साथ। और जनरेटर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, जो जनरेटर है इस जनरेटर की को हमने लगाई होती है एक टरबाइन। क्या लगाई होती है, टरबाइन। ये इतनी तेजी से इस पानी को, देखो जैसे ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था, जैसे ही पानी इस पाइप के अंदर से निकलता है तो ये क्या होने लगता है, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। क्यों होने लगती है, ये मैं 2 लेक्चर के बाद आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। सारी चीजें बताऊंगा, ये आपके थोड़ा सा दिमाग में ये चीजें, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, आपको थोड़ा सा पता चल जाए, इसलिए आज मैंने आपको बता दिया। ओके, जैसे ही यहाँ से पानी निकलता है इस टरबाइन के ऊपर पड़ता है, टरबाइन उतनी ही तेजी से घूमता है। जैसे ये टरबाइन घूमता है, आपकी जनरेटर का जो रोटर होता है वो भी घूमना शुरू कर देता है। जैसे ही वो रोटर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ऐसा क्यों हुआ, रोटर घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा क्यों हुआ, इसका आंसर आपको मिलेगा 12th क्लास में। ओके फाइन, ये थोड़ा सा मैं ऐसे बता रहा था। इस चीज़ को मैं एक बार फिर से सेकेंड लेक्चर जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन मैं आपको समझाऊंगा जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में क्यों कन्वर्ट होने लगी, इसका क्या रीज़न है। यहाँ पे मैंने जो चीज़ बताई मैं आज फिर से बोल रहा हूँ। ये चीज़ें जितनी मैंने बताई ना, 3 पेज जो हैं 4, इनको फिर से वीडियो को अच्छे से रिपीट करके इन पॉइंट्स को एटलीस्ट समझ लेना। ये मैं बोल रहा हूँ अभी इनकम्प्लीट बताया मैंने, इनकम्प्लीट क्यों बताया है वो आपको पता चल जाएगा, क्यों इनकम्प्लीट बताया फिलहाल के लिए। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे एक है आपकी काइनेटिक एनर्जी, वेट फॉर सेकेंड, एक है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ओके, और एक आपकी मैंने क्या बताई, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर मैं पूछूं तो क्या होती है, क्या मुझे बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, इट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोशन के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे, अगर कोई चीज मोशन में है, अगर कोई चीज मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। बात समझ गए। कोई बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब वो क्या होती है, मोशन में होती है। जब वो रेस्ट में होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इस बात को याद रखना एज ए साइंस स्टूडेंट्स। मैंने क्या बोला, क्यों होता है ऐसा, देखो कोई चीज़ मोशन में होगी तो उसके पास वेलोसिटी होगी, अगर वेलोसिटी होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर कोई चीज़ मोशन में नहीं है मीन्स रेस्ट में होगी, अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अगर वेलोसिटी 0 है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब वो किस में होती है, मोशन में होती है। कोई भी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब वो किस में होती है, मोशन में होती है। बात को याद रखना इसको एज ए साइंस स्टूडेंट्स। पोटेंशियल एनर्जी का भी कंसेप्ट है। कोई बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी के होने के लिए क्या कंडीशन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए क्या कंडीशन है, इट शुड हैव हाइट। ग्राउंड लेवल से उसके पास कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। फिलहाल के लिए आपकी ये टेक्नोलॉजी वाला इससे कुछ रिलेटेड नहीं था टॉपिक, फिर भी कुछ चीज़ बताइए मैंने जो आपको काम करेगी फ्यूचर में जब हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। फाइन, तब मैं जब ये टॉपिक आएंगे तब मैं आपको आराम से ये चीज़ें इंटरलिंक करवा सकूंगा जो मैं अभी समझा रहा हूँ। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, अब आप अपने एंड से चीज़ों को पढ़ सकते हो। मैंने ये कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, ये आपके ऐसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछते नहीं है, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना ये हमने अलग से पढ़नी है।
कौन सा प्रिंसिपल पे काम करती है, कैसे नहीं करती है। जैसे आप बायो वाले स्टूडेंट्स अगर होंगे, फिजिक्स पढ़ रहे, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग आपका 12th में आपका यूनिट आएगा, उसके अंदर पढ़ोगे कि रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटरी, ये किसकी मदद से स्टडी किया जाता है आपका, ये कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आपकी रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटरी। समझ के बात को। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे दी हुई है ना, जितनी चीज़ें दी हैं ये सारी पढ़ेंगे। जब इन चीज़ों को हम पढ़ रहे होंगे ना, तो ये आपको प्रिंसिपल तो साथ में पढ़ना ही पड़ता है, तो ये ऐसे ही याद हो जाते हैं। आप एक बार इनको गो थ्रू कर लेना, फाइन। जैसे लेज़र है, लेज़र की ये फुल फॉर्म होती है, आपको पता होनी चाहिए, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेज़र की फुल फॉर्म। लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को, साइंस स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। जैसे मैं न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करूं तो ये क्या है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। किसके ऊपर काम करता है ये, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन के ऊपर काम करता है। जितनी चीजें ये सारी आप पढ़ोगे आने वाले टाइम पे। ऐसे ही आपका देखो, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, है ना। जैसे ये आपके क्या है, साइंटिस्ट के नेम है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया या किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन की, ये उस चीज़ का नाम है। और ये साइंटिस्ट कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका नाम है, ठीक है। तो ये आप इनको अगर रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। दीज आर योर जनरल अवेयरनेस, ये आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए है, ठीक है, ताकि आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी हो जाए। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन की बात है, ये केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी आपने पढ़ना है, जे थॉमसन मॉडल, तो वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। एक्सरे के बारे में पढ़ोगे, ये भी पता चल जाएगा। तो ये देखो, ये नहीं पढ़ोगे तो ये आप रीड कर सकते हो। तो ये सिंपल से नाम दिए हुए हैं, अलग अलग साइंटिस्ट हैं और इन्होंने किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन की है वो नाम है। अगर आप अपने एंड से इनको देखना चाहते हो देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्किमेड प्रिंसिपल है, और ये इसाक न्यूटन जी ने क्या दिया था भाई, ये पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो ये सारे नाम हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी, कौन से लॉ दिए, किस किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन की, क्या क्या डिस्कवरी की, उन चीज़ों के यहाँ पे नाम है। तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। ये नियर अबाउट आपके 34 नेम्स हैं, इनको आप अपने एंड पे रीड कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, ठीक है जी। इनको मैं खुद रीड करूँ आपके लिए इसकी कोई सेंस बनती नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हो सर हमारे लिए एक बार रीड कर देना, तो मैं फिर से अलग से इसके लिए लेक्चर बना दूंगा, आपके लिए रीड कर दूंगा, ठीक है। तो वैसे एज एग्ज़ाम के लिए तो ये खास इंपॉर्टेंट इतना नहीं होता है कि आपको साइंटिस्ट का नाम दे देना और आपको बताना है कि उसने क्या क्या किया, कौन सी डिस्कवरी की, ऐसा कुछ नहीं होता, फाइन। आई होप आपको बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको लेक्चर समझ आई है, कहीं पे प्रॉब्लम आई है तो मुझे बता देना। ओके फाइन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।